अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सवाल, पाकिस्तान में ही सैलाब क्यों? क्या ये 1947 के बाद शुरू हुए या पाकिस्तान बनने से पहले भी बड़े सगीर में दरिया बस्तियां उजाड़ते थे? और एक और अहम सवाल, क्या पूरी दुनिया में ऐसे ही सैलाब आते हैं या सिर्फ हमारी सरजमीन की तकदीर है कि हर 3-4 साल बाद पानी सब कुछ बहा ले जाता है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे पाकिस्तान के सैलाबों की पूरी कहानी 1947 से लेकर 2025 तक और जानेंगे असल वजह, आखिर ये सब कुछ क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान बनने से पहले ये जमीन किसका हिस्सा थी। ये वही खित्ता है जो कभी बड़े सगीर कहलाता था। हिंदुस्तान की अजीम वादी सिंध, इंडस वैली, ये सरजमीन दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक है। 5000 साल पहले यहाँ मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा की बस्तियां दरिया सिंध के किनारे आबाद हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तहजीबों के जवाल की एक बड़ी वजह भी सैलाब थी। जी हाँ, दरिया सिंध वक्तन फवक्तन अपना रुख बदलता है, कभी जमीन को जरखेज करता है और कभी बस्तियों को बहा ले जाता है। 19वीं और 20वीं सदी में भी जब ये खित्ता बड़े सगीर का हिस्सा था, बड़े बड़े सैलाब रिकॉर्ड पर मिलते हैं। मिसाल के तौर पर 1905 और 1928 में सिंध और इसकी शाखों ने शदीद तबाही मचाई। पंजाब और सिंध के कई इलाके पानी में डूब गए। इस दौर में भी लोग बेघर हुए, खेत खलियान बर्बाद हुए। यानी बात साफ है, सैलाब सिर्फ पाकिस्तान बनने के बाद नहीं आए, ये तो सदियों से इस धरती की हकीकत है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इनके रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग आज की तरह आम नहीं थी, लेकिन मुकामी लोग और तारीख की किताबें हमें बताती हैं कि दरियाओं की ये जमीन हमेशा सैलाबी लहरों के रहमो करम पर रही है। अब सवाल ये है, क्या सैलाब सिर्फ पाकिस्तान में ही आती है? क्या ये कुदरती आफत सिर्फ हमारी बदकिस्मती है? नहीं दोस्तों, हकीकत ये है कि सैलाब एक आलमी मसला है। चलें जरा दुनिया पर भी नजर डालते हैं। कदीम जमाने में चीन की येलो रिवर को सोग का कहर कहा जाता था, क्योंकि वहां आने वाले सैलाब लाखों जाने ले जाते थे। 1931 में चीन में ऐसा बड़ा सैलाब आया जिसे दुनिया का सबसे खौफनाक फ्लड कहा जाता है। अंदाजा लगाएं, इसमें तकरीबन 20 लाख लोग हलाक हुए। यूरोप में भी दरियाए राइन और डेनवेब सदियों से बस्तियों को उजाड़ते रहे हैं। अमेरिका में 1927 का मिसिसिपी फ्लड तारीख का बदतरीन सैलाब था, जिसने 7 रियासतों को पानी में डुबो दिया। हालिया दौर में 2005 में हरिकेन कैटरीना के बाद अमेरिका के शहर न्यू ऑरलीन्स का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया, और 2021 में जर्मनी और बेल्जियम में आने वाले सैलाब ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि तरक्की याफ्ता मुल्क भी इस आफत के आगे बेबस हैं। यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, सैलाब सिर्फ पाकिस्तान या बड़े सगीर का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का अलमिया है। फर्क ये है कि तरक्की याफ्ता मुमालिक ने डैम्स, वार्निंग सिस्टम और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर अपने नुकसानात को कम कर लिया, जबकि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुमालिक आज भी ज्यादा नुकसान उठाते हैं। अब आइए वापस पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया। दरियाओं का ये खित्ता शुरू दिन से ही पानी के रहमो करम पर था, लेकिन सवाल ये है कि आजादी के बाद पाकिस्तान ने सैलाब से बचाव के लिए क्या किया। चलें जरा तारीख पर नजर डालते हैं। 1950 का सैलाब, लियाकत अली खान का दौर, ये पाकिस्तान का पहला बड़ा सैलाब था जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बुरी तरह मुतासर हुए। उस वक्त हुकूमत ने कहा, हम एक नए मुल्क में हैं, हमें पानी को कंट्रोल करने के लिए बड़े मंसूबों की जरूरत है। 1973 और 1976 के सैलाब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत। 1973 का सैलाब सिंध में बहुत तबाहकुन था। भुट्टो ने ऐलान किया, हम बड़े डैम बनाएंगे ताकि सैलाब का कहर कम हो, लेकिन हकीकत यह है कि इस दौर में कोई नया बड़ा डैम मुकम्मल ना हो सका। 1992 का सुपर फ्लड, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। दरिया चनाब जेहलम में शदीद बारिशों से पूरा पंजाब डूब गया। सरकारी बयानात आए कि ये कुदरती आफत है, हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं, लेकिन अवाम आज भी याद करते हैं कि रिलीफ सुस्त और नाकाफी था। 2000
2010 का बदतरीन सैलाब उस वक्त हुकूमत थी सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की। इस सैलाब ने पाकिस्तान की 1/3 आबादी को मुतासर किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा ये पाकिस्तान की बदतरीन कुदरती आफत है। हुकूमत ने आलमी इमदाद मांगी लेकिन दाखिली सतह पर इंतजामी कमजोरियां अयां हो गई। 2022 का सैलाब जिसमें हुकूमत थी मियां शहबाज शरीफ साहब की, पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 हिस्सा डूब गया। हुकूमत का कहना था ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह है, दुनिया को हमें मुआवजा देना चाहिए। लेकिन अवाम ने फिर वही सवाल किया, डैम कहाँ है, बंद मजबूत क्यों नहीं हुए। दोस्तों अब जरा 2025 पे भी आते हैं। इस साल भी पाकिस्तान एक बार फिर बड़े सैलाब का शिकार हुआ। खास तौर पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के इलाके शदीद मुतासर हुए। हजारों देहात डूब गए, लाखों लोग बेघर हो गए और खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए, जबकि हुकूमत ने फौज और रेस्क्यू टीमों को मुतहर्रिक किया और लाखों लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। ये सब एक बार फिर वही सवाल उठाता है कि हम कब तक हर 3-4 साल बाद आने वाले सैलाब का सामना यूं ही करते रहेंगे। क्या हमने पिछले 75 सालों में पानी जखीरा करने और बंद मजबूत बनाने के लिए संजीदा इकदाम किए, या हम हर बार बस ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं ये कुदरती आफत है। अब जरा हम पाकिस्तान में मौजूद डैम्स के ऊपर भी एक नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान में इस वक्त 2 बड़े डैम हैं जिनका नाम है मंगला डैम, तरबेला डैम। और ये दोनों बड़े डैम अयूब खान के दौर में बने। इसके बाद छोटे मोटे डैम जरूर बने लेकिन बड़े रिजर्व आज तक नहीं बनाए गए। हकीकत यह है कि 50 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही बड़े डैम हैं। आज भी हम अपनी 145 मिलियन एकड़ फीट पानी में से सिर्फ 13 से 14 मिलियन एकड़ फीट जखीरा कर सकते। बाकी पानी हर साल समुद्र में जाया हो जाता है या सैलाब बनकर बस्तियां उजाड़ देता है। दोस्तों हर दौर में हुकूमत यही कहती रही है कि हम डैम बनाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सियासी इख्तलाफात और सूबाई झगड़ों ने डैम मंसूबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। कालाबाग डैम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो आज तक सियासी तनाज़ात की नजर है। दोस्तों बात साफ है, पाकिस्तान में सैलाब सिर्फ बारिश या ग्लेशियर पिघलने की वजह से नहीं आते। असल मसला है हमने पिछले 75 सालों में डैम्स और पानी जखीरा करने के निजाम पर तवज्जो ही नहीं दी। इसलिए हर हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमत भी वही सवाल दोहराती है, पाकिस्तान में हमेशा सैलाब क्यों आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सैलाब आखिर आते क्यों हैं? वजह सिर्फ एक नहीं है, आइए आसान अल्फाज में समझते हैं। जब बरसात का पानी अपनी हद से बढ़ जाता है तो दरिया भर जाते हैं और पानी अतराफ की जमीनों में फैल जाता है। शुमाली पाकिस्तान में बर्फानी तोदे और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अचानक दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ जाता है। पाकिस्तान सिर्फ 2 बड़े डैम्स रखता है, मंगला और तरबेला, और वो भी बहुत पुराने। जब अजाफी बारिश का पानी आता है तो हमारे पास इसे रोकने के लिए जगह ही नहीं। नतीजा सैलाब। दरियाओं के बंद और हिफाजती दीवारें कमजोर, पुराने बंद टूट जाते हैं या दबाव बर्दाश्त नहीं करते, जिससे बस्तियां डूब जाती हैं। दरख्त बारिश के पानी को जमीन में जज़ब करते हैं, लेकिन जंगलात कटने से पानी सीधा बहकर सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मौसमियाती तब्दीली, जिसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में बारिशों का निजाम बदल गया है, कभी खुश्क साली, कभी अचानक बारिशें। पाकिस्तान जैसे मुल्क सबसे ज्यादा शिकार हैं। ग्लोबल वार्मिंग। अब सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है? जब हम फैक्ट्रियों, गाड़ियों और बिजली घरों में कोयला, गैस और तेल जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें फिजा में जमा हो जाती हैं। ये गैसें सूरज की हरारत को जमीन के अंदर फंसाती हैं। इसे ग्रीन हाउसिंग इफेक्ट कहते हैं। नतीजा ये कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता है, ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, ज्यादा पानी अचानक दरियाओं में आ जाता है, मानसून का निजाम बिगड़ता है, कभी बारिशें कम और कभी एक साथ बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, समुद्र की सतह बुलंद हो जाती है, साहली इलाके खतरे में आ जाते। पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 0.8% है, यानी ना होने के बराबर है। लेकिन असरात सबसे ज्यादा हम पर पड़ते हैं। दुनिया के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन
5 ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہی ہیں۔ مالیہ اور قراقرم ریجن میں تقریباً 7,000 گلیشیئر موجود ہیں۔ بارشوں کا نظام غیر متوازن ہو گیا ہے۔ ہر چند سال بعد شدید سیلاب آ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کے بڑے آلودگی پھیلانے والے ممالک میں شامل نہیں، لیکن نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہو رہا ہے۔ سیلاب کوئی ایک دن یا ایک سال کی کہانی نہیں، بلکہ کئی عوامل کا نتیجہ ہے۔ بارشیں، گلیشیئرز کا پگھلنا، ڈیمز کی کمی، گلوبل وارمنگ اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی غفلت۔ اگر ہم نے اپنی شجرکاری، نئے ڈیمز اور جدید نظام پر توجہ نہ دی تو پاکستان کو ہر چند سال بعد اسی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں، سیلاب ہمیشہ سے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ دریاؤں کا پانی اپنی زمین چاہتا ہے، اور اگر ہم نے اس زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں، فیکٹریاں اور سڑکیں بنائیں تو یاد رکھیں، چاہے 50 سال بعد ہی کیوں نہ ہو، دریا اپنی جگہ واپس ضرور لے گا۔ لیکن افسوس، ہمارے ملک میں ہر آفت کے بعد صرف باتیں ہوتی ہیں، حکومتیں اجلاس بلاتی ہیں، فوٹو سیشن ہوتے ہیں، امدادی اعلانات ہوتے ہیں، لیکن نہ ڈیمز بنتے ہیں، نہ بند مضبوط کیے جاتے ہیں، نہ مستقل حل نکالا جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سیلاب سے متاثر ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ اس کا گھر، فصلیں، مویشی، بچے سب پانی کے ریلے میں بہہ جاتے، اور دوسری طرف بڑے شہروں کے پوش علاقوں میں بیٹھے لوگ صرف خبروں اور سوشل میڈیا پر تصویریں دیکھ کر افسوس کر لیتے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ سیلاب زدہ کی راتیں کیسے کٹتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کب تک صرف بے بسی دیکھتے رہیں گے؟ ہم کب تک دریاؤں کو روکنے کی بجائے اس کی زمین پر قبضہ کرتے رہیں گے؟ یاد رکھو، اگر ہم نے آج دریا کو اس کی زمین نہ دی تو کل دریا ہم سے ہماری زمین چھین لے گا، اور اگر ہم نے ابھی نہ سوچا، آنے والی نسلیں بھی انہی لہروں میں ڈوبتی رہیں گی۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں یا تاریخ ہمیں بار بار ڈبوتی رہے گی۔ آج ہم سیلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا کر رہے ہیں، گھر، کھیت اور زندگیاں سب پانی میں بہہ رہی ہیں، لیکن سوچو، وہ وقت بھی دور نہیں جب ہم پانی کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ آج ہم بارشوں اور سیلاب سے ڈر رہے ہیں، اور کل ہم ایک ایک قطرے کو ترسیں گے۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، سنبھلنے کا، ورنہ نہ سیلاب رکے گا نہ خشک سالی رکے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویسے سبسکرائب تو آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، کیونکہ میرے کہنے پہ تو آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔